अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम अली हीर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आसिम अली हीर। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा करती है। अगर वो चीज़ जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो चीज़ ना हो तो हम इजीली मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर भी हमारे लिए नुकसानदाह है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें चलने में मदद देती है? जब हम चीज़ों को खींच रहे होते हैं तो उनमें या तो बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करती है या कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसके ना होने की वजह से स्लिप भी हो जाते हैं। जी हाँ, उसी चीज़ का नाम क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन के बारे में जो फ्रिक्शन की डेफिनेशन है वो ये है कि द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी वाइल इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट विद द अदर बॉडी इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी कि ऐसा फोर्स जब बॉडीज़ किस में है? कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है, ठीक है। दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। एक ये बॉडी है और दूसरी जो है ये बॉडी है, ये दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। ये दोनों क्या है? कांटेक्ट में है। ये बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? इस ऊपर वाली बॉडी को हम इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। इस बॉडी को हम नाम दे देते हैं ए बॉडी, ठीक है। और नीचे जिस बॉडी पे ये स्लाइड कर रही है इसका नाम हम रख देते हैं बी बॉडी, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे ये बॉडी यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो एक ऐसा फोर्स होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन से क्या मुराद है? अपोजिट डायरेक्शन से मुराद है कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। कहाँ? यहाँ पे, ठीक है। एक अपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई होगा, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिंपली आप उसे फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये लिखी है कि ये जो है जो अपना फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है वो रफनेस जो होती है किसी भी कांटेक्ट की, ठीक है, सरफेस है कोई भी, उसकी रफनेस अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन कम पैदा होगा, ठीक। और दूसरी बात ये है, बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि देयर इज़ अ नो परफेक्ट स्मूथ सरफेस। कोई भी परफेक्ट स्मूथ सरफेस नहीं है। कैसे नहीं है? अब मसलन के तौर पर आप ये सामने मेरे बोर्ड देख रहे हैं, वाइट बोर्ड, ठीक है। अब हमें ये लगता है कि ये एक स्मूथ है, इस पे फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही कम है या ना होने के बराबर है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, आप इसे माइक्रोस्कोप की नज़र से देखेंगे तो आपको क्या होगा? इसमें छोटे छोटे आपको इस तरह के स्पॉट नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी हम कह सकते हैं कि कोई भी जो सरफेस है वो परफेक्ट स्मूथ नहीं होता, यानी उसमें भी छोटे छोटे आपको क्या ऐसे कह लें कि सुराख वगैरह नज़र आएंगे, जिसकी वजह से किसी भी कॉन्टेक्ट को हम परफेक्ट स्मूथ नहीं कह सकते, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है, जैसी नेचर होगी और उसी पे डिपेंड करता है। और उनके बाद मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक लिख दी हैं, फ्रिक्शन की जो करेक्टरिस्टिक है फ्रिक्शंस की वो कौन सी हैं? नंबर 1 है कि फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द प्लेन ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज़। अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है तो ये वहाँ पर अप्लाई होगा, वहाँ पर क्या करेगा? एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ये क्या है? ये अपोजिट में लगता है। जब दो बॉडीज़ आपस में स्लाइड कर रही हों, ठीक है, तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जैसे मैंने ये बता दिया यहाँ पर, ठीक है। और तीसरे मैंने बताया कि फ्रिक्शन राइजेस ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन जो है वो राइज क्यों होती है? वो राइज इस वजह से होती है कि ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक प्रोड्यूस हो रही है, क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस। इस जो ये सरफेस है इसकी रफनेस की वजह से। अब मेरे पास दो सरफेसेस हैं, ठीक है, एक ये है, ठीक है, इस पर आप देखेंगे तो क्या होगा? इस पर ज़्यादा फ्रिक्शन है एज़ कंपेयर इसके। इसमें क्या है कि फ्रिक्शन कम है। ये परफेक्ट स्मूथ दोनों ही नहीं है, लेकिन नेचर जो है इनकी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक। और 4 नंबर मैंने लिखा है फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बट इट डज़ नॉट इंक्रीज इनडेफिनेटली विद एक्सटर्नल फोर्स। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्या होता है कि ये आपके पास एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक है जी, ये एक ब्लॉक पड़ा है, इसका वेट जो है मास है, ठीक है, मास जो है इसका वो कितना है? चलो कह लेते हैं कि 20 kg है,
ठीक 20 kg। आपने एक फोर्स अप्लाई किया है, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो आपने मसलन कह लेते हैं कि 2 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। जब 2 न्यूटन्स आपने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ कि ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक जो है, ये मूव नहीं कर रहा। फिर आपने 3 न्यूटन्स फोर्स अप्लाई किया, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने 4 न्यूटन्स फोर्स अप्लाई किया है तो ये मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या वजह, इसे सेल्फ एडजस्टिंग कब कहेंगे? आप 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, उसी जगह पर अपने आप को कायम रख रहा है। और तीसरा, जब हम 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर भी ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, यानी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो फिर बॉडी हमारी मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इसका डायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अच्छा जी, आप देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो उसके टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, ये क्या है और इसके अलावा भी हैं। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है, व्हेन अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इन कांटेक्ट विथ अदर बॉडी देन द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में हैं, एक ये कर लें, ठीक है, और दूसरी ये है, ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। ये दोनों बॉडीज़ क्या है, कांटेक्ट में है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो जो है इक्वल किसके है, अप्लाइड फोर्स के है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। कैसे? अब हमारे पास कौन सा, मैंने कहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स यानी जो इस बॉडी के अपोजिट में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और बॉडी का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ में है। जब, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में होगी तो वो कौन से फ्रिक्शन में होगी, वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होगी। आसान इसी तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी यही है कि जब दो बॉडीज़ क्या हों, अब यहाँ अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर हो, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो, तो उस बॉडी रेस्ट में हो तो उसे हम क्या, कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। इसका मिसाल ये है कि अगर दो बॉडीज़ पड़ी हैं वो रेस्ट में हैं, ठीक है, तो वो कौन से फ्रिक्शन में होंगी, वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होंगी, ठीक है। अब आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। When the applied force F is such that the body is just at the point of sliding over another body, the force of friction is maximum, is called limiting friction. जब दो बॉडीज़ हैं और उन पर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी जो है वो किस लिमिट पर है, अब बॉडी जो है वो इस लिमिट पर पहुंच गई है, बॉडी सच एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी। अब वो इस लिमिट पर पहुंच गई है कि जब अब हम उसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगी, वो चलना शुरू कर देगी, इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगी। तो ऐसा फोर्स, या उसे हम लिमिटिंग फोर्स क्यों कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि अब वो उस लिमिट पर आ गया है कि इससे ज़्यादा अगर वो लिमिट हम क्रॉस करेंगे तो बॉडी का मोशन में आ जाएगी, ठीक है, और एक स्लाइड करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर ऐसी जगह पर है कि अब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो क्या है, स्लाइड नहीं कर रही, लेकिन स्लाइड करने वाली जो पॉइंट है उसके करीब आ गई है, या थोड़ा सा भी हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्लाइड करना शुरू कर देगी, तो उसे हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। पहला है इट डिपेंड्स अपॉन, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर 1 लिखा है मैंने, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, जो नेचर ऑफ सरफेस हैं उन पे डिपेंड करता है। मसलन के तौर पर ये देख लें कि यहाँ पर एक हमने ब्रिक रखी है, ठीक है, ब्रिक यानी हमने रखी हुई है, ब्रिक जो होती है उसका जो सरफेस है उसमें क्या होती है कि उसमें रफनेस जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, रफनेस ज़्यादा होती है। और दूसरा, मैंने ये बोर्ड है, चलो जी ये बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ये बोर्ड है। अब देखेंगे हम कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक। अगर ये पेन जो है मैं इस ब्रिक के ऊपर स्लाइड करूँगा, ठीक है, स्लाइड करूँगा तो क्या होगा कि ये जो है इसका जो नेचर है इसकी सरफेस की, उसमें रफनेस ज़्यादा है, इसलिए उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करेगा, इसमें भी डिपेंड करेगा बोर्ड पे, क्योंकि इसका जो सरफेस है उसमें क्या है, स्मूथनेस है, ज़्यादा स्मूथनेस है, ठीक।
और उसके बाद नंबर सेकंड मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शंस ऑफ सरफेस आर, जो मैग्नीट्यूड होगा रिएक्शन फोर्स का, ठीक है, रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उस पर भी ये डिपेंड करता है। और नंबर थर्ड है स्मूथनेस और रफनेस ऑफ सरफेस। ये मैं पहले बात कर गया हूँ कि जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस या रफनेस, इन दोनों पे ही ये डिपेंड करता है। और किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ये नंबर वन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चाहे आप ये पेन ठीक ले लें, इसका होल्डर आप ले लें, या इसके अलावा और कोई भी बड़ी बॉडी आप ले लें, ऑब्जेक्ट ले लें, वो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद शेप एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट, जिसकी शेप, इन दोनों की शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चाहे शेप अगर ऐसी है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, या जिस किस्म की भी शेप हो उस पर डिपेंड नहीं करता। ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये इन चीज़ों पे, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन ऑफ सरफेस और स्मूथनेस और रफनेस ऑफ सरफेस, ठीक है। अब ये इन पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बताया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन, किन चीज़ों पे लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है और किन पे नहीं डिपेंड करता, ये बताया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि काइनेमेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन क्या है। When one body is actually sliding over another, then the friction is called kinetic or dynamic friction. जब बॉडी क्या कर रही हो, दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम काइनेमेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। स्लाइड करने का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही है, ठीक है। ये देखें, ये स्लाइड कर रही है इसके ऊपर, इस तरीके स्लाइड ऐसे करते हैं, ठीक है। जब कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करे तो उसे हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, उसे हम काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है अच्छा, इसमें ये बात पॉइंट नोट करने वाली है कि इट इज़ लेस दैन स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। क्यों कम होता है, देखिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमने ऐसा पढ़ा था कि बॉडी किस हालत में हो, रेस्ट की हालत में हो, तो वहाँ हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने ये पढ़ा था कि बॉडी इस पॉइंट पे है कि अगर हम थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसका मतलब है कि उसमें फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होने वाली है। इट इज़ लेस दैन स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि ये अब फ्रिक्शन जो है उससे कम है। क्यों, ये बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही है, वो उस लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। कौन सी, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो था उससे ये अब क्रॉस कर चुकी। उसके बाद आता है कि काइनेमेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन जो है इसकी दो इकसाम है। कौन सी दो इकसाम है, पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ अ फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही हो तो उसे हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन करेंगे। और दूसरी इकसाम है इसकी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करे, रोल करे, ठीक है। रोल कौन सी चीज़ें, जैसे ये देखिए, अब ये है तो ये क्या कर रहा है, ये स्लाइड नहीं कर रहा, अब ये रोल कर रहा है, ठीक है, ये रोल कर रहा है। और उसके अलावा आप देखें बाल जो है, बाल भी क्या करता है, रोल करता है। तो इसे हम कौन सी फ्रिक्शन कहेंगे, इसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे बात कर रहे थे हम कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कि इसमें पहले ये देखते हैं कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्पोर्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्या लिखा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह हमने एफ रख दी है, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, प्रोपोर्शनलिटी हमने साइन जो ये रखी है, और आर क्या है यहाँ पर, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एफ लिखकर ये सिंबल, प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, अब एफ इज़ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर, ठीक। एफ क्या है, फ्रिक्शन है, और ये सिंबल जो है ये किसकी है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, और आर जो है वो रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक। अब जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो ये डेफिनेशन होगी द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। यानी किसका रेशियो हो, ठीक है, रेशियो बिटवीन किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के।
इन दोनों के बीच में जो रेशो किसे कहते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करने को रेशो कहते हैं। अब हम किन चीज़ों की कंपेयर कर रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। आप सरफेस द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेराइज बॉडी टू बॉडी। ये क्या होता है, बॉडी टू बॉडी चेंज होता रहता है। कैसे, जब बॉडी स्लाइड कर रही है तो उसका जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगा। जब बॉडी रोल कर रही है तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो चेंज होगा। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो उसको हम ऐसे लिखेंगे, और जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें यहाँ पे के लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये कौन सा फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर हमने कौन सा रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सिंपली जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बराबर होता है फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इसके बराबर होता है। फिर यहाँ पर आप चलो जी ले लेते हैं, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, जब आप बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की तो आप यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन रखेंगे के इंटू, ठीक है, और यहाँ पर के की सिंबल रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से फ्रिक्शन की जो है किस फ्रिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखकर और साथ में एस लिख देंगे और बराबर के सिंबल देकर यहाँ पर एस लिखेंगे अपान में आर, तो इसका मतलब है हम कौन से फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो इसके काफ़ी हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ जो अहम है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वी कैन वॉक ईजीली। हम भी जो है वो इजीली वॉक कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन होगी तो, ठीक है। सपोज़ करें कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या होगा, इसकी वजह मिसाल ले लें कि आप फ़र्श है जिस पर हमने पानी फेंका हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। किस वजह से, ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ फ्रिक्शन की कमी की वजह से आप क्या है, गिर जाते हैं। अगर फ्रिक्शन होगी तो आपको वॉक करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा हमारी गाड़ियां जो हैं फ्रिक्शन की वजह से आसानी से चल सकती हैं, ठीक। और नंबर 2 है, हम चीज़ों को आसानी से रोक भी सकते हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक। वरना हमारी जो चीज़ें हैं वो मुसलसल कहाँ रहेंगी, कंटिन्यू मोशन में रहेंगी। लेकिन इसकी वजह से दूसरा मिसाल है, देखें, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, वो भी एक किस्म का फ्रिक्शन है, उसकी वजह से भी आप क्या होगा, आपको रंडक के एक ऐसे समझे कि रुकावट पैदा होगी जिसकी वजह से आप आसानी से मूव नहीं कर सकते, या आप तेज़ी से अगर गिरने जा रहे हैं तो वो आपको रोकेगी, ठीक है। उसके अलावा नंबर 3 मैंने लिखा, ड्यू टू द फ्रिक्शन नट एंड बोल्ट टेक देयर प्लेस ईजिली। जो नट और बोल्ट होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, अगर उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो क्या होगा कि अपनी जगह पर नहीं रुकेंगे, फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी जगह पर रुकते हैं, ठीक है। ये मैंने 3 लिखे हैं, आपको बहुत सारे गूगल से मिल सकते हैं, डिफरेंट बुक्स आप स्टडी करें, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर 1 जो हमारा नुकसान ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है, आवर एनर्जी लॉसेस, ठीक है। हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती है, लॉस होती है। उसकी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हमारी ज़्यादातर जो एनर्जी है वो लॉस होती है। ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये नंबर 1 डिसएडवांटेजेस है। और नंबर 2 है, इसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं, ठीक है, या इसकी वजह से हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो दूसरा हम लिख सकते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन we have to apply huge force, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गई तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज है, ठीक। नंबर 3 जो है वो कौन सा है, पार्ट्स ऑफ व्हीकल डैमेज क्विकली ड्यू टू मोर फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो जो गाड़ियों के
पार्ट्स होते हैं जैसे ब्रेक वगैरह हो गई और उनके टायर वगैरह हो गए, ठीक है, उनमें अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएंगे, जल्दी डैमेज हो जाएंगे। किसकी वजह से, फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। ये इसमें मैंने 3 लिखे हैं, आप फर्दर स्टडी कीजिएगा। उसके अलावा मेथड मैं आपको बता देता हूँ कुछ के, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कैसे करना है। नंबर 1, आप लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। लुब्रिकेंट में कौन सी चीज़ आ जाती है, जैसे आप देखें, आप मोबिल ऑयल जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और ऐसी चीज़ें जो लुब्रिकेंट का काम करती हूँ, आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें, उनसे जो हमारी क्या फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो है बॉल बेरिंग। ठीक है, बॉल बेरिंग आप इस्तेमाल करें, इससे भी फ्रिक्शन जो है वो बहुत हम कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि गाड़ियों के जो टायर होते हैं, ठीक है, उनका जो एक्सल है उसमें हम ज़्यादातर बॉल बेरिंग इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम होती है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि हमें बिल्कुल ख़त्म भी नहीं करनी। हम क्या करते हैं, बॉल बेरिंग इस्तेमाल करके फ्रिक्शन जो है उसे कम कर देते हैं, ठीक है। और नंबर 3 है कि आप फॉर एग्जांपल कोई पाउडर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पाउडर या एयर भी इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग एयर, ठीक है, यूजिंग एयर, और उसके अलावा आप पाउडर इस्तेमाल करें आप, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ये 3 मेथड जो हैं मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। आप ये इस्तेमाल करें और फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके।